नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और विस्तृत विषय पर बात करने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। यह एक ऐसा इतिहास है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों तक प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से लेकर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह तक की इस रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे उनकी विजयों, संघर्षों, सांस्कृतिक धरोहर और पतन की कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको मुगल इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाला है। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा और शासक की जिसने भारत की धरा पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, बाबर। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1483 का वह दिन जब उज़्बेकिस्तान के अंदीजान में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, जिनके खून में वीरता और युद्धकला बसती थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर ने अपने पिता उमर शेख मिर्जा के निधन के बाद फरगना का शासन संभाला। इतना छोटा बालक और इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी, पर बाबर ने हार नहीं मानी। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई कठिन लड़ाइयां लड़ी। बाबर की प्रारंभिक जीवन यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसे अपने ही राज्य से भागना पड़ा, कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने काबुल में एक मजबूत आधार बनाया और अपनी सेना को संगठित किया। 1526 का साल था जब बाबर ने अपनी सेना के साथ पानीपत की धरती पर कदम रखा। सामने थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसकी विशाल सेना। बाबर की सेना छोटी थी, पर उसकी रणनीति और साहस ने इतिहास रच दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से जीत हासिल करता है। शासन में आने के बाद बाबर ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि अपने राज्य में कई सुधार भी किए। उसने नई प्रशासनिक नीतियां लागू की, जिससे उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध हो सके। बाबर न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक कुशल लेखक और कवि भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा एक अनमोल दस्तावेज है, जिसमें उसके जीवन और समय का विस्तृत वर्णन है। यह किताब हमें बताती है कि बाबर एक संवेदनशील और ज्ञानवान शासक था, जिसने अपने अनुभवों को लिखित रूप में सहेजा। बाबर एक उत्साही और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे प्रकृति से अत्यंत प्रेम था। वह बागवानी का शौकीन था और उसने कई बाग बगीचे बनवाए। बाबर को कविताएं लिखने का भी शौक था और उसकी कविताएं उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब थीं। बाबर की धार्मिकता और उसका सूफीवाद के प्रति झुकाव भी उसे एक अनोखा शासक बनाता था। उसने अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखा। 1531 में आगरा में बाबर का निधन हो गया, लेकिन उसकी विरासत उसके पुत्र हुमायूं और पोते अकबर के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को और भी विस्तृत और समृद्ध बनाया। बाबर की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक की है जिसने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और संवेदनशीलता से इतिहास रचा। तो दोस्तों, यह था बाबर का संक्षिप्त परिचय। आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट हुमायूं की, जिनका जीवन संघर्ष और धैर्य का प्रतीक था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पुत्र थे। हुमायूं ने अपने पिता बाबर से शासन की बागडोर संभाली और 1530 में मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने। अपने पिता के समान हुमायूं भी एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, लेकिन उनके शासनकाल में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हुमायूं का शासनकाल बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा। सबसे बड़ा संकट शेर शाह सूरी के रूप में आया, जिसने हुमायूं को 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी, जो एक कुशल प्रशासक और योद्धा था, ने हुमायूं को पराजित कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को अपने राज्य से भागना पड़ा और कई सालों तक दरबदर भटकना पड़ा।
इस दौरान हुमायूं ने अपने भाइयों और विश्वासपात्रों की मदद से अपने राज्य को वापस पाने की कोशिशें जारी रखीं। 15 साल के वनवास के दौरान हुमायूं ने फारस की यात्रा की और वहां के शाह तहमास्प प्रथम से मदद मांगी। शाह तहमास्प ने हुमायूं को सैनिक सहायता दी, जिससे हुमायूं ने 1555 में वापस आकर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। फारस में बिताए गए समय ने हुमायूं को एक नया दृष्टिकोण और सहयोगी दिए, जिससे वह अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित कर सके। अपनी सत्ता वापस पाने के बाद हुमायूं ने अपने शासन को पुनर्स्थापित किया और प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। हुमायूं के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ, जिसे आगे चलकर उनके पुत्र अकबर ने और भी उन्नत किया। दुर्भाग्यवश हुमायूं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सके। 1556 में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली और मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हुमायूं का सबसे बड़ा योगदान उनके बेटे अकबर थे, जिन्होंने आगे चलकर मुगल साम्राज्य को महान बनाया। हुमायूं की कहानी हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। हुमायूं का मकबरा आज भी दिल्ली में उनकी महानता की गवाही देता है। यह मकबरा भारतीय मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आज हम एक महान भारतीय शासक अकबर महान के जीवन का अन्वेषण करेंगे। बैठ जाइए और हमारे साथ समय में पीछे चलिए, उस शासक के जीवन को जानने के लिए जिसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1542 में जन्मे अकबर ने अपने पिता हुमायूं की असमय मृत्यु के बाद 13 साल की छोटी उम्र में मुगल सिंहासन संभाला। अपनी छोटी उम्र के बावजूद अकबर ने जल्दी ही अपनी समझदारी और नेतृत्व की क्षमता का परिचय दिया। उनके प्रारंभिक वर्षों में उनके संरक्षक बैरम खान ने मुगल सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर का शासनकाल, जो 1556 से 1605 तक फैला, अक्सर उनकी सैन्य विजय, प्रशासनिक नवाचार और सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। अपने समय के कई शासकों के विपरीत अकबर धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे और समझ और सम्मान के माध्यम से अपने साम्राज्य को एकजुट करना चाहते थे। अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मुगल साम्राज्य का विस्तार था। युद्ध में उनकी रणनीतिक कुशलता और उनकी कूटनीतिक बुद्धिमानी ने उन्हें विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने में मदद की, जिससे मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। उनकी विजय हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैली हुई थी, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और लोग शामिल थे। अकबर केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने एक कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली लागू की, जिसमें एक निष्पक्ष राजस्व प्रणाली और व्यापार और संचार को सुगम बनाने के लिए सड़कों का नेटवर्क शामिल था। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और कवियों के लिए एक जीवंत केंद्र था जो दुनिया भर से आते थे। मनसबदारी प्रणाली, जिसने अधिकारियों को रैंक दिया और उन्हें भूमि राजस्व दिया, ने उनके विषयों के बीच आदेश बनाए रखा और वफादारी को प्रोत्साहित किया। अकबर की सबसे उल्लेखनीय नीतियों में से एक उनका धार्मिक दृष्टिकोण था। उन्होंने दीन इलाही या ईश्वर का धर्म को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के तत्वों को एक एकल सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत में मिलाना था। हालांकि यह कभी भी महत्वपूर्ण अनुयायी प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने धार्मिक सद्भाव के प्रति अकबर की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ चर्चाएं की, जिसमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म शामिल थे, जिससे संवाद और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। अकबर की विरासत उन वास्तुशिल्प चमत्कारों में भी संजोई गई है, जिनका उन्होंने निर्माण किया। उनके संक्षिप्त समय के लिए राजधानी शहर फतेहपुर सीकरी से लेकर प्रतिष्ठित बुलंद दरवाजा तक मुगल वास्तुकला में उनके योगदान की आज भी सराहना की जाती है। फतेहपुर सीकरी अपनी इस्लामी और हिंदू वास्तुकला शैली के मिश्रण के साथ अकबर की समावेशी दृष्टि का प्रमाण है। इस शहर में पंचमहल और दीवान खास जैसे उल्लेखनीय संरचनाएं शामिल हैं, जो अकबर की नवीन भावना को दर्शाती हैं। वास्तुकला और विजय से परे अकबर के शासनकाल को महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया, अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा दिया
और अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और बाल विवाह को हतोत्साहित किया, जो उनके समाज के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। अकबर के संरक्षण में कला का भी विकास हुआ। उनका दरबार लघु चित्रकला का एक केंद्र बन गया और मुगल चित्रकला स्कूल ने एक विशिष्ट शैली विकसित की जो विस्तृत और जीवंत कलाकृति से पहचानी जाती थी। साहित्य में अकबर की रुचि ने कई शास्त्रीय कार्यों के फारसी में अनुवाद का नेतृत्व किया, जो अदालत की भाषा थी, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा संकलित उनके प्रशासन का विस्तृत रिकॉर्ड आईन अकबरी उनके शासन को समझने के लिए एक अमूल्य संसाधन बना हुआ है। अंत में अकबर महान केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे, वह एक एकीकृत शक्ति, कला और संस्कृति के संरक्षक और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारतीय इतिहास के एक स्वर्ण युग की नींव रखी। उनकी विरासत को केवल उनकी विजय के लिए नहीं, बल्कि उनके शासन को परिभाषित करने वाले न्याय, समावेश और सांस्कृतिक समृद्धि के स्थायी सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट जहांगीर के जीवन और उनके शासनकाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनका असली नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। वे अकबर और महारानी जोधाबाई के पुत्र थे। जहांगीर ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही शिक्षा और कला में रुचि दिखाई। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए कई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी। सलीम की युवावस्था में कुछ कठिनाइयां भी आईं। 1600 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जो असफल रहा। इस विद्रोह के बावजूद अकबर ने सलीम को माफ कर दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में सलीम ने जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को हराया। खुसरो की विद्रोह को कुचलने के बाद जहांगीर ने अपनी सत्ता को और भी मजबूती से स्थापित किया। जहांगीर कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके शासनकाल में चित्रकला, संगीत और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उन्होंने कई सुंदर महलों, बागों और मस्जिदों का निर्माण कराया। जहांगीर के दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार थे, जिन्होंने मुगल कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जहांगीर को उनकी न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। उनके दरबार में एक सोने की जंजीर लगी थी, जिसे जंजीर-ए-अदालत कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने के लिए इस जंजीर को खींच सकता था। यह व्यवस्था जहांगीर की न्यायप्रियता और उनकी प्रजा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। उनके शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जैसे कि अंग्रेजों का आगमन और व्यापार के लिए फैक्ट्री स्थापित करना। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। जहांगीर की प्रमुख पत्नी नूरजहां बहुत ही प्रभावशाली महिला थीं। उन्होंने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जहांगीर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के दरबार और प्रशासन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थीं, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ और कलाकार भी थीं। जहांगीर का निजी जीवन भी बहुत ही दिलचस्प था। उन्हें शराब और अफीम का शौक था, जिसके कारण उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद वे एक कुशल शासक और न्यायप्रिय सम्राट थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। जहांगीर को कला और साहित्य में विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। उनकी आत्मकथा मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। जहांगीर का शासनकाल 22 साल तक चला। उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर में हुई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया। उनके मकबरे को आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जहां पर्यटक और इतिहासकार अक्सर जाते हैं। तो दोस्तों, यह था मुगल सम्राट जहांगीर का विस्तृत इतिहास।
आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल सम्राट की जिसकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में बसी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल सम्राट शाहजहां की। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। वे मुगल सम्राट जहांगीर और महारानी ताज बीबी बिल्किस मकानी के पुत्र थे। शाहजहां का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया, उनके महान निर्माण कार्यों और उनके शासन के दौरान सांस्कृतिक समृद्धि के कारण। शाहजहां का सबसे प्रसिद्ध निर्माण है प्रेम की अद्वितीय मिसाल, ताजमहल। इसे उन्होंने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बने इस अद्भुत स्मारक ने शाहजहां को एक अमर स्थान दिला दिया है। लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल ताजमहल तक ही सीमित नहीं है। शाहजहां के शासनकाल में कई अन्य शानदार इमारतें भी बनवाई गईं, जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद और मुगल गार्डन। इन इमारतों में उनकी वास्तुकला के प्रति लगाव और कलात्मक दृष्टि साफ झलकती है। लाल किला, जो दिल्ली का प्रमुख स्थल है, आज भी मुगल साम्राज्य की शान और गौरव का प्रतीक है। जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का एक सुंदर उदाहरण है। शाहजहां केवल एक कुशल निर्माता ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि का दौर आया। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में मुगल सेना ने दक्कन और कंधार के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। शाहजहां का व्यक्तिगत जीवन भी अत्यंत दिलचस्प था। मुमताज महल के साथ उनकी प्रेम कहानी उनके जीवन की प्रमुख घटना थी। मुमताज महल ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा और उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कर उनकी यादों को अमर कर दिया। शाहजहां के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं, जिनमें से औरंगजेब ने बाद में सत्ता संभाली। लेकिन उनकी जिंदगी के अंतिम साल बहुत कठिन थे। उनके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता की भूख में अपने पिता को आगरा किले में बंदी बना लिया। यह समय शाहजहां के लिए अत्यंत दुखदायी था, परंतु वे अपनी यादों और अपने निर्मित कार्यों में हमेशा जीवित रहे। आगरा के किले से ताजमहल को देखना उनके लिए एकमात्र सांत्वना थी। 1666 में शाहजहां का निधन हुआ और उन्हें ताजमहल के बगल में दफनाया गया। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, कला और संस्कृति समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। शाहजहां के निर्माण कार्य उनकी महानता के प्रतीक हैं और वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, शाहजहां की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, कला और संस्कृति समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। शाहजहां के निर्माण कार्य उनकी महानता के प्रतीक हैं और वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के एक विवादास्पद और प्रभावशाली सम्राट औरंगजेब के बारे में। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के शिखर को दर्शाता है, लेकिन इसके पतन की भी नींव रखता है। आइए उनके जीवन, नीतियों और इतिहास पर उनके प्रभाव को जानें। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वे सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे। बचपन से ही औरंगजेब ने सैन्य रणनीति और शासन में असाधारण प्रतिभा दिखाई, जो उनके शासनकाल की विशेषता बनी। राजकुमार के रूप में औरंगजेब ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर विजय सहित उनकी प्रारंभिक सफलताओं ने उनकी रणनीतिक कुशलता को दिखाया और उन्हें एक सक्षम योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ एक भीषण उत्तराधिकार युद्ध के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनके लगभग 50 वर्षों के शासनकाल को इस्लामी सिद्धांतों के कठोर पालन और मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य ने अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार को प्राप्त किया, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता था। उनकी प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य शक्ति का केंद्रीकरण और राजस्व में वृद्धि करना था। हालांकि ये नीतियां विवादास्पद थीं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने में काफी प्रभावी थीं। औरंगजेब के शासनकाल को अक्सर उनके इस्लामी कानूनों के कठोर पालन के लिए याद किया जाता है। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया और उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जो उन्हें गैर इस्लामी लगती थी।
इन नीतियों के कारण उनके साम्राज्य के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में काफी तनाव और अशांति उत्पन्न हुई। उनकी कठोर छवि के बावजूद औरंगजेब कला और वास्तुकला के संरक्षक भी थे। उन्होंने लाहौर की बादशाही मस्जिद और औरंगाबाद के बीबी का मकबरा सहित कई मस्जिदों और किलों का निर्माण करवाया, जो ताजमहल के समान है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अधिकांश समय में विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्रों में व्यापक सैन्य अभियानों में संलग्न रहे। इन लंबे युद्धों ने साम्राज्य के संसाधनों को कमजोर कर दिया और इसके प्रशासनिक ढांचे को तनाव में डाल दिया, जिससे इसके पतन में योगदान मिला। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने कई विद्रोहों और अपने अधिकार को चुनौती देने वाले संघर्षों का सामना किया। अपने प्रयासों के बावजूद 1707 में उनके द्वारा छोड़ा गया साम्राज्य विघटन के कगार पर था, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। औरंगजेब की विरासत एक जटिल है। जबकि वे एक शक्तिशाली और प्रभावी शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया, उनकी नीतियों ने विभाजन और पतन के बीज भी बो दिए। उनका शासन एक विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित करने की चुनौतियों का प्रमाण है। औरंगजेब के जीवन के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, जो एक कवि, विद्रोही और एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उनका शासनकाल 1837 से 1857 तक मुगल इतिहास का अंतिम अध्याय था। तो चलिए इस महान शख्सियत की कहानी शुरू करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। वह अकबर शाह II और लाल बाई के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 28 सितंबर 1837 को उन्होंने मुगल गद्दी संभाली। जफर का मतलब होता है विजय, लेकिन उनके शासनकाल को देखते हुए यह नाम विडंबना जैसा लगता है। बहादुर शाह जफर की शुरुआती शिक्षा दिल्ली में ही हुई। वे कविता और संगीत में रुचि रखते थे। उनके दरबार में गालिब और जौक जैसे मशहूर कवि भी रहते थे। जफर खुद भी एक उत्कृष्ट कवि थे और उन्होंने उर्दू में कई बेहतरीन ग़ज़लें लिखी। उनके शासनकाल की शुरुआत में मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का था, जबकि असली शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल अधिकतर सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और देशभक्ति की भावना झलकती है। दिल्ली उस समय उर्दू कविता और साहित्य का केंद्र था और बहादुर शाह जफर ने इस धरोहर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने समय के महान कवियों में से एक थे और उनके दरबार में सांस्कृतिक गतिविधियों का हमेशा स्वागत होता था। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष था और बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। दिल्ली में विद्रोहियों ने उन्हें अपना सम्राट घोषित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। यह उनके जीवन का सबसे निर्णायक समय था। हालांकि विद्रोह असफल रहा और अंग्रेजों ने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। अंग्रेजों की सेना ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उन्हें लाल किले में बंदी बनाया गया और उनके 3 बेटों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। बहादुर शाह जफर पर विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में उन्हें दोषी करार दिया गया और उन्हें दिल्ली से रंगून, अब यांगून, म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। रंगून में उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने वहां भी अपने लेखन और काव्य से लोगों को प्रभावित किया। रंगून में निर्वासित जीवन बिताते हुए बहादुर शाह जफर ने कई कविताएं लिखी जो उनकी पीड़ा और निराशा को दर्शाती हैं। उनकी कविताओं में अपने देश और दिल्ली के प्रति उनकी गहरी भावनाएं झलकती हैं। एक प्रसिद्ध शेर है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमेना पायदार में। बहादुर शाह जफर का निधन 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुआ। उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उनके जीवन और कविता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और साहित्यिक धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपनी कलम से लोगों के दिलों में जगह बनाई।
दोस्तों, यह थी कहानी मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की। तो दोस्तों, यह थी मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी, एक ऐसे वंश की कहानी जिसने भारत के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। बाबर की जीत से लेकर बहादुर शाह के पतन तक मुगलों ने हमें अद्वितीय कला, स्थापत्य और प्रशासनिक धरोहरें दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इतिहास के और भी दिलचस्प पहलुओं से जुड़े रह सकें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।